नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 9 जंतुओं में जनन। जनन से हमारा तात्पर्य है संतान उत्पन्न करना। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति यानी कि स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यदि कोई भी जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। पौधों में जनन के विषय में हम पढ़ चुके हैं। जंतु जनन किस प्रकार करते हैं, जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतु के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे एवं पिल्ले जन्म किस प्रकार लेते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। आइए लैंगिक जनन की विधियों को पढ़ने से पूर्व हम सारणी 9.1 को भरने का प्रयास करते हैं। क्रम संख्या दी है। जंतु और उनकी संतति यानी बच्चे को क्या कहकर पुकारा जाता है? मनुष्य के बच्चे को या संतति को शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को हम या उसके शिशु को हम पिल्ला कहते हैं। तितली, मुर्गी के बच्चे को हम चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। और मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, इस बारे में हमें पता लगाना चाहिए। बिंदु क्रमांक 9.2 लैंगिक जनन। कक्षा 7 में हमने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इससे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन दो भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु में भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। नर जनन अंग। हमको मनुष्य की जन्म प्रक्रिया में नर और मादा जनन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पहला है नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिश्न होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चित्र 9 में दिखाया गया है, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक
पाए जाते हैं। आइए हम चित्र 9.1 को देखते हैं। मानव में नर जनन अंग। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 वृषण, एक शिश्न और शुक्राणु नलिकाएं, 2 शुक्राणु नलिकाएं दिखाई गई हैं। चित्र 9.2 में मानव शुक्राणु दिखाया गया है, जिसमें ऊपरी सिरा, जिसे सिर कहा गया है, बीच में मध्य भाग तथा अंत में पीछे की ओर पुच्छ यानी कि पूंछ है। शुक्राणु में पुच्छ किस काम आती है, यह हम आगे अध्ययन करते हैं। आइए अब मादा जनन अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी कि बिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु यानी कि बिंब कहते हैं। जिस प्रकार से नर जनन अंग शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से मादा जनन अंग अंडाणु यानी कि डिंब उत्पन्न करते हैं। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह ही अंडाणु भी एकल कोशिका है। यहाँ बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडों का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल अंडा होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं निषेचन के बारे में। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, चित्र 9.5 में निषेचन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। बीच में अंडाणु है तथा बाहर से शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। चित्र 9.6 में युग्मनज दिखाया गया है, जो कि मादा के शरीर में संलयित होकर युग्मनज बनता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है, यानी कि एक जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। निषेचन के प्रक्रम में यानी कि क्रिया में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, यानी मिलना होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन किन किन जीवों में होता है? देखिए, मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा शुक्राणु एवं शुक्राणु अंडाणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन या शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कहा जाता है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित रहता है, जिसके पश्चात उसे शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया
मादा जंतु के शरीर से बाहर होती हैं। इन जंतुओं के निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाते हैं यह किस प्रकार उत्पन्न होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोडपॉकर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली में की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है, जैसा कि चित्र 9.7 में दिखाया गया है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाता है। इस कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिका और शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, कान, आँखें इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, जैसा कि चित्र 9.9 में दिखाया गया है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाते हैं। निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके ठीक नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडा आवरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।